One jurisprudential question arose before Honorable Supreme Court, that is, whether right to life also includes right to die with dignity. आज का जो हमारा विषय है वो एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझना है। केस लॉ सीरीज में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो केस लॉज बहुत सारे डिसाइड हुए हैं, उसमें हमने 4 केस को ऑप्ट किया है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड और इन ऑर्डर टू discuss the concept about right to life also includes right to die. This is the question which arose before Honorable Supreme Court, and this question led the significant judicial pronouncement which has shaped the law in India on suicide, on euthanasia, on dignity in death. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक ऐसे सिद्धांत के बारे में डिस्कस करना है, और उस सिद्धांत को डिस्कस करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो केस लॉज डिसाइड किए गए, जो वो केस लॉज के फॉर्म में, उसको डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमने 4 केसेस के डिसीजन को चुना है जिस पर हम डिस्कस करेंगे इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। पहला जो केस है वो पी रतिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का है। दिस केस वाज डिसाइडेड इन द ईयर 1994। दूसरा केस है ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये 1996 का जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है, क्योंकि जो जूरिस्प्रूडेंशियल क्वेश्चन, जो विधि शास्त्रीय एक प्रश्न इस चीज को लेकर के उठा था कि क्या जीवन और व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है, जो कि लोगों को दी गई है, क्या ये इस अधिकार को भी अपने आप में समाहित करती है कि किसी भी व्यक्ति को मरने का अधिकार है, इच्छा मृत्यु का जो अधिकार है, क्या वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में इंक्लूडेड है या नहीं है। ये क्वेश्चन पहली बार पी रतिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में अराइज हुआ, और इसको डिस्कस करने के बाद जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रहा, उसके बाद ये विषय लार्जर बेंच को, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर किया गया, और ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज डिसाइडेड दिस इशू। और उसके बाद जो डेवलपमेंट रहा, क्योंकि ये एक लंबी जर्नी रही है राइट टू डाई को डिनाई करते हुए, बाद में कुछ सर्टेन एक्सटेंट तक राइट टू डाई को अंडर आर्टिकल 21 में इंक्लूड किया गया, या कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज किया गया कि राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स टू सर्टेन एक्सटेंट राइट टू डाई आर इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। और उसके बाद का जो डेवलपमेंट रहा वो अरुणा रामचंद्र सहवाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस 2011 का, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। उसके बाद वहां से ये चीज निकल के आई कि डेथ में भी 2 तरीके की डेथ होती है, एक पैसिव यूथनेसिया के रूप में हो सकती है, एक एक्टिव यूथनेसिया के रूप में हो सकती है। मतलब एक पैसिव इच्छा मृत्यु या एक्टिव इच्छा मृत्यु। इसके बाद जो अभी रिसेंट का जजमेंट है वो कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। ये केस 2018 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, और ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक इस बात को सेटल करता है कि पैसिव यूथनेसिया इन इंडिया इज परमिटेड, but with certain conditions or restrictions or certain permissions of honorable high courts or respective high court। तो इस तरीके से आज इस टॉपिक को हम समझेंगे। इसमें ये क्वेश्चन था, जो 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 इशू था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, कि आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी टू दी पर्सन हु मे बी सिटीजन और नॉन सिटीजन। इस जो ये जो अनुच्छेद है, ये जो अधिकार लोगों को फंडामेंटल राइट के तौर पे मिला हुआ है, तो इसमें जो विधि शास्त्रीय क्वेश्चन अराइज हुआ, डज द राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड राइट टू डाई। ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे चर्चा करनी पड़ी, उसको डिस्कस करना पड़ा, उस पर असेस करना पड़ा, उस पर जो भी आर्गुमेंट पार्टीज के द्वारा एडवांस किए गए, उनके आधार पर कहीं ना कहीं एक जो कानून इंडिया में है वो आत्महत्या के ऊपर है, या इच्छा मृत्यु के ऊपर है, या मृत्यु गरिमा के साथ जो एक मृत्यु है, या मृत्यु के बाद जो डिस्पोजल है बॉडी का, उसको उस पर एक सेव करता है, इस कानून को कहीं ना कहीं बनाता है कि इस पर क्या कानून भारत में हो सकता है। तो पहला केस पी रतिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, इसमें एक प्रोविजन भी अंडर चैलेंज था, अल्ट्रा वायरस को लेकर के उसको चैलेंज किया गया था। वो था सेक्शन 309 ऑफ इंडियन पिनल कोड। 309 भारतीय दंड संहिता का ये प्रावधान करता है कि जो भी राइट टू लाइफ दिया गया है, क्या इसमें राइट टू डाई ऑल्सो इंक्लूडेड है, और अगर ऐसा है
तो फिर जो लोग अटेम्प्ट टू सुसाइड करते हैं उनको 309 का पनिशमेंट क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि जो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं, इट मींस कि दे आर विलिंग टू इंड हिमसेल्फ और हर सेल्फ टू डाई। अगर उनकी ये विलिंगनेस है कि वो मरना चाहते हैं और वो सुसाइड के लिए सुसाइड कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं और वो बच जाते हैं, तो ये अटेम्प्ट होता है कि उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया लेकिन वो बच गए। इन केस अगर वो बच जाते हैं तो उनको 309 के प्रावधान के तहत 1 साल की सिंपल इम्प्रिजनमेंट, कारावास हो सकता है, और 309 ऐसे लोगों के लिए पनिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो इसके कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को पी रतिनम के केस में चैलेंज किया गया कि ये अगर राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू डाई, तो ऐसे केस में अटेम्प्ट टू सुसाइड को पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, ये पनिशेबल ऑफेंस नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन जो था उसको जुडिशियली एग्जामिन किया गया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और इसकी वैलिडिटी को जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो कहीं ना कहीं इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, और इसको first time constitutionally it has been recognized that there is right to die also. This concept is also in India. right to die का जो एक सिद्धांत है या एक अधिकार है वो भारत में इसको रिकॉग्नाइज किया गया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तौर पे, और कहा गया ये फर्स्ट रिकॉग्निशन था इस राइट को पी रतिनम के केस में, और 309 को स्ट्रक डाउन कर दिया गया, कहा गया कि इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू डेथ विद डिग्निटी। मृत्यु, गरिमा के साथ मृत्यु लोगों का मौलिक अधिकार है, जैसे कि राइट टू लाइफ, उसका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी उसका अधिकार है, उसी तरीके से राइट टू डेथ भी उसका मौलिक अधिकार है। और अगर राइट टू डेथ मौलिक अधिकार है और कोई इच्छा से सुसाइड करना चाहता है और उस सुसाइड के प्रक्रिया में वो बच जाता है, तो उस केस में उसको पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। देयरफॉर सेक्शन 309 इज अल्ट्रा वायरस against the constitutional provisions, and therefore this provision has been struck down by Honorable Supreme Court in P Ratinam versus Union of India in the year 1994। उसके बाद इस क्वेश्चन को कहीं ना कहीं इस पर जो लोगों की सहमति कंसेंसस था वो नहीं बन पा रहा था, तो इस क्वेश्चन को 5 जजेस बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रिफर किया गया, जिसमें जो ये पूरे जो भी आर्गुमेंट एडवांस किए गए पार्टीज के द्वारा, जो इस पर एक अध्ययन, चाहे वो इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो इस कानून को लेकर के, यूथनेसिया को लेकर के जो कॉन्सेप्ट था, इसके सारे असेसमेंट के बाद ज्ञान कौर में पी रतिनम को ओवर रूल कर दिया गया। 1996 में ज्ञान कौर के केस में, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में 21 को कहा गया कि ये एक ना सिर्फ फंडामेंटल राइट है बल्कि एक नेचुरल राइट भी है, और कोई भी व्यक्ति, जो भी इंसान है, वो अपने शरीर का ओनर नहीं होता है, वो अपने शरीर का मालिक नहीं है। ही इज नॉट ओनर ऑफ हिज बॉडी और इन हिज पर्सन, बट ही इज मेयरली अ ट्रस्टी ऑफ हिज बॉडी। वो अपने शरीर का न्यासी है, और वो जो शरीर है वो समाज का है, कहीं ना कहीं वो राज्य का है या स्टेट का है, तो उसको आप अपने इच्छा से जीवित रखें या मार दें, ये ऐसा नहीं है। और राइट टू डाई इज नॉट इंक्लूडेड and does not come within the contours of Article 21 as right to life and personal liberty। ये एक इंटरप्रिटेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने ज्ञान कौर के केस में दिया, और राइट टू लाइफ को कहा कि इट इज अ नेचुरल राइट एंड राइट टू डाई इज इनकंसिस्टेंट विद इट। इसमें यह भी कहा गया कि लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज इनकंसिस्टेंट और एंटीथेटिक टू दी राइट टू डाई विद डिग्निटी। इसमें लाइफ को एंटीथेटिक बताया गया, ये कंट्रेरी कहा गया कि एक अगर है तो दूसरा नहीं हो सकता है। अगर आपको लाइफ का अधिकार दिया गया है, तो इट डज नॉट मीन दैट यू हैव आल्सो राइट टू डाई विद डिग्निटी। तो इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को इवॉल्व किया गया और कहा गया कि राइट टू डेथ को वहां पे रिकॉग्नाइज किया जाना, जो पी रतिनम के केस में किया गया, वो कहीं ना कहीं ये एरर ऑफ लॉ है, और इसको ओवर रूल कर दिया गया पी रतिनम के जजमेंट को। हालांकि यहां पर जो एक फाउंडेशन, जो एक आधार था फॉर लेटर रिकॉग्निशन ऑफ पैसिव यूथनेसिया, उसका कहीं ना कहीं एक तरीके से इवोल्यूशन हो चुका था ज्ञान कौर के केस में, और उसमें कहा गया कि दो राइट टू डेथ इज नॉट अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, बट देयर मे बी सम एक्सेप्शन, जहां पर जो एक प्रोसेस ऑफ डाइंग है इन केसेस ऑफ टर्मिनल इलनेस, परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, उस केस में
डिग्निफाइड प्रोसेस होना चाहिए। जैसे परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट जो होता है, इसका मतलब होता है कि कोमा के बाद जब कोई जो ब्रेन डिफंक्शनिंग का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई कोमा में है और कोमा से जब वो बाहर आता है फिर भी वो कॉन्शियस नहीं होता, अनकॉन्शियस स्टेट में होता है और वो अनअवेयर, उसके जो सेंस होते हैं वो अनअवेयर होते हैं। तो ऐसे केस में अगर कोई लंबे समय से इस तरह के किसी डिसीज से या इलनेस से वो सफर कर रहा है, तो उस केस में कहीं ना कहीं उस प्रोसेस को डिग्निफाई किया जाए। और ये डिग्निफाई किया जाना जो प्रोसेस का जो जो एक डायरेक्शन था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, इसको पैसिव इथनेसिया के तौर पे एक रिकॉग्निशन माना गया। और ये माना गया कि दिस डायरेक्टिव हैज given a foundation in India for recognition later stage recognition of passive euthanasia in India। इसके बाद से आता है अरुणा रामचंद्र सैनवाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। दिस केस वाज डिसाइडेड इन द ईयर 2011। फैक्ट ऑफ दिस केस वाज दैट अरुणा रामचंद्र सैनवाग, शी वाज अ नर्स एंड शी वाज ब्रूटली असॉल्टेड बाय समवन, और इस वजह से कोमा में ये चली जाती है और 36 साल तक ये ऐसे स्टेट में रहती है कि परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट के अंदर इनको लगभग 36 सालों तक, 36 ईयर्स तक ये रहती हैं। और इसलिए ये कहा गया, इनके द्वारा ये पिटीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लगाई जाती है कि इनको अब जीने की इच्छा नहीं है, शी इज विलिंग टू एंड हर लाइफ। और इस तरीके से इन्होंने एक परमिशन सीख की फॉर यूथनेसिया, इच्छा मृत्यु की एक परमिशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका के माध्यम से इन्होंने प्रेयर की सुप्रीम कोर्ट से। फिर इसमें ये क्वेश्चन फिर से एक अरोज हुआ कि क्या राइट टू डेथ विद डिग्निटी इज रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया अंडर आर्टिकल 21 इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल राइट एज इट इज गिवन as right to life and personal liberty. Also it is included in this right, that right to die with dignity। तो ये क्वेश्चन जब सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अरोज हुआ तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम दिस डिस्टिंक्शन हैज कम एंड सुप्रीम कोर्ट हैज डिफरेंशिएट द एक्टिव यूथनेसिया एंड पैसिव यूथनेसिया। एक्टिव यूथनेसिया को क्या कहा इसमें सुप्रीम कोर्ट में, इसमें एक्टिव यूथनेसिया का मतलब होता है कि जब आप डेलिब्रेट एक्ट ऑफ एंडिंग लाइफ करते हैं, मतलब अब अगर आप कोई लाइफ है, इसमें इस तरीके से इसको समझा जा सकता है कि देयर इज टू वर्ड्स, ओमिशन एंड कमीशन। कमीशन का मतलब यह होता है कि व्हेन देयर इज एनी लीगल ड्यूटी और एनी ड्यूटी विच इज मैंडेटेड बाय एनी स्टैट्यूट और बाय एनी लॉ एंड यू आर ओमिटिंग टू डू दैट ड्यूटी, अगर आप उस काम को नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स यू आर कमिटिंग समथिंग रॉन्ग। if you are not doing that act, it means you are omitting that act, it means this is omission। अगर आपको कोई काम करने से रोका गया है और आप वो काम कर रहे हैं तो दिस इज कमीशन, ये आप कमिट कर रहे हैं रॉन्ग। तो यहां पर एक्टिव इथनेसिया का मतलब होता है कमीशन, कि जो नेचुरल डेथ है इसको आप इसको कहीं ना कहीं आप एक्सेलरेट कर रहे हैं, इसको आप आगे बढ़ा रहे हैं, डेलिब्रेट एक्ट ऑफ एंडिंग है। इसमें एक एग्जांपल हो सकता है लेथल इंजेक्शन का, कि सपोज कोई एक पेशेंट है जो कि वो इच्छा मृत्यु चाहता है एक्टिव इथनेसिया के फॉर्म में, तो उसको आप कोई ऐसा जो हानिकारक कोई इंजेक्शन लगा दे जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाए, जो वो मरने की प्रक्रिया है वो तेज हो जाए, तो इसको एक्टिव इथनेसिया कहा गया। पैसिव इथनेसिया मतलब होता है विड्रॉल ऑफ मेडिकल सपोर्ट टू अलाउ नेचुरल डेथ। अगर किसी की नेचुरल डेथ हो रही है और वो सपोर्ट सिस्टम पे है, मेडिकल सपोर्ट सिस्टम पे है, तो आप क्या करते हैं कि उस मेडिकल सपोर्ट को विड्रॉ कर लेते हैं, उससे उसको वो ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, और इससे कहीं ना कहीं आप नेचुरल डेथ को फैसिलिटेट करते हैं कि जो नेचुरल डेथ हो रही है और नेचुरल डेथ इजिली हो जाए और उनको वो सपोर्ट सिस्टम ना दिया जाए ताकि वो ज्यादा दिन तक सफर करें किसी भी ऐसे टर्मिनल इलनेस से। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये डिफरेंशिएट किया और कहीं ना कहीं पहली बार पैसिव इथनेसिया को अरुणा रामचंद्र सहनवाग के केस में अलाउ किया, परमिट किया कि हाँ ऐसे इस तरीके एक्सेप्शनल केसेस में, लेकिन इसके साथ साथ स्ट्रिक्ट गाइडलाइन भी बनाई। और इसमें यह कहा गया कि जो भी केयर टेकर है एट द टाइम ऑफ अलाउइंग पैसिव इथनेसिया, उसने कहा कि जो भी केयर टेकर पेशेंट्स के हैं उनसे पहले परमिशन आपको लेनी होगी, हाई कोर्ट से, जो कंसर्न हाई कोर्ट होगा वहां से अप्रूवल लेना होगा, देन ओनली दिस कैन बी डन। और इस तरीके से पैसिव इच्छा मृत्यु को इस एक्सटेंट तक या इस कॉन्टेक्स्ट में हम समझ सकते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज किया विद स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस एंड
विथ प्रायर अप्रूवल ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट, जहां का भी ये मैटर है। तो ये कहीं ना कहीं पहली बार पैसिव इथनेसिया को लीगली रिकॉग्नाइज किया इंडिया में। फिर ये लास्ट केस जो हमारा है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस 2018 में भी रिसेंटली डिसाइड हुआ है। इसमें ये कहा गया कि इन्होंने रिकॉग्निशन ये सीखी कि लिविंग विल्स एंड राइट टू डाई विद डिग्निटी, इसके रिकॉग्निशन को कहीं ना कहीं इसके रिकॉग्निशन को लेने के लिए ये एक पीआईएल फाइल की गई कॉमन कॉज एनजीओ के द्वारा। और इसमें जो होल्ड किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, इसमें कहा कि राइट टू डाई विद डिग्निटी इज पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। इथनेसिया was upheld as constitutional, or the Supreme Court legalized advanced medical directives living will, allowing individuals to specify in advance the circumstances under which they should not be kept alive on artificial life support। ये एक लैंडमार्क जजमेंट रहा कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी टू पैसिव इथनेसिया एंड लिविंग विल्स इन इंडिया। इस तरीके से इसमें कुछ और एडिशनली इसमें एक कॉन्सेप्ट आया जिसमें एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स के लिए परमिशन सीख की गई कि इसको लीगलाइज किया जाए। पैसिव इथनेसिया के स्टेज जो भी कोई ऐसे इस स्टेज पे है, उसको मेडिकल डायरेक्टिव्स जो भी एडवांस तरीके के हैं वो कहीं ना कहीं परमिट किया जाए पैसिव इथनेसिया को किए जाने में। तो इस तरह से ये चार जजमेंट हम समझ सकते हैं। पी रतिनम के केस में पहली बार ये ये क्वेश्चन अरोज हुआ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, और उसमें 309 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करते हुए पहली बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू डेथ। हालांकि इसको जब लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजा गया मैटर ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में, उसने जो डिस्कशन जो भी उसमें उस केस में हुआ, और उसमें पी रतिनम को ओवररूल करते हुए कहा कि इंडिया में राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, राइट टू लाइफ इज एंटीथेटिक टू राइट टू डाई एंड बोथ आर इनकंसिस्टेंट टू ईच अदर। तो इस तरीके से इसमें ज्ञान कौर में कहीं ना कहीं राइट टू डाई के रिकॉग्निशन को डिनाई किया गया। हालांकि एक्सेप्शनल कोई ऐसा अगर केस है तो उस केस में पैसिव इथनेसिया के लिए एक फाउंडेशन दिया गया कि उस केस में वो, हालांकि वो एक अनएम्बिगुअस था, तो इसके वजह से बाद में ये अरुणा रामचंद्र सहनवाग वर्सेस जो यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस 2011 में डिसाइड हुआ। इसमें पहली बार फर्स्ट टाइम लीगली रिकॉग्नाइज किया गया पैसिव इथनेसिया को, और एक्टिव एंड पैसिव इथनेसिया के बीच में डिफरेंशिएट किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा कि पैसिव इथनेसिया विद स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस एंड प्रायर अप्रूवल ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट, उस केस में पैसिव इथनेसिया दिया जा सकता है, और उस केस में उस पैसिव इथनेसिया को अलाउ किया और कहीं ना कहीं परमिट किया। उसके बाद कॉमन कॉज का आता है केस, और इसमें कहा गया कि जो पैसिव इथनेसिया में जो हम परमिट करते हैं इस केस में कि जो भी सपोर्ट सिस्टम, मेडिकल सपोर्ट सिस्टम है, उसको विड्रॉ किए जाने के लिए, तो इसमें एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स की बात की गई कि इसको लीगलाइज किया जाए कि इन केस अगर आप कोई मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं या मेडिकल सपोर्ट दिए, उसको विड्रॉ करने के बाद भी अगर मृत्यु नहीं हो पा रही है तो उसमें एडवांस मेडिकल ट्रीटमेंट या डिवाइसेस का प्रयोग किया जाए इन ऑर्डर टू एंड द लाइफ ऑफ द पर्सन हु इज ऑन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, या वो अनकॉन्शियस है या फिर वो बहुत लंबे समय तक कोमा में है, तो ऐसे लोगों को बट विद प्रायर अप्रूवल ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट एंड विद स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, जो भी इनके केयर टेकर हैं उनसे बिना कंसेंट लिए ऐसा नहीं किया जा सकता है। बिकॉज द पेशेंट इज नॉट इन अ पोजिशन टू गिव कंसेंट आर टू थिंक अबाउट हिज बेस्ट इंटरेस्ट। तो उस केस में जो उनके फैमिली है या उनके जो नियर डियर है, जो केयर टेकर है, वो उस कंसेंट को या उसके इंटरेस्ट को समझ सकते हैं कि क्या उसके बेस्ट इंटरेस्ट में है, क्या उसके जीवन को खत्म किया जाना बेस्ट इंटरेस्ट है, या उसको लाइफ सपोर्ट जो भी दिया गया है उसका ट्रीटमेंट बेस्ट जो उसका इंटरेस्ट है वो है, तो वो उस पोजीशन में है कि वो कंसेंट दे सकते हैं। ऐसे केस में जो उसके केयर टेकर है उससे कंसेंट लिया जाना आवश्यक है। फिर इस तरीके से हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि जुडिशरी जो कहीं ना कहीं इसका इवोल्यूशन ग्रेजुअली हुआ, और पहले बार तो इसमें जो लास्ट में हमने किया पैसिव इथनेसिया को रिकॉग्नाइज करते हुए, उसको कहीं ना कहीं पी रत्नम के केस में पहले ही राइट टू डेथ को रिकॉग्नाइज कर दिया गया था। हालांकि वहां पे उस केस में ये डिफरेंशिएट नहीं किया गया कि एक्टिव इथनेसिया क्या होता है और पैसिव यूथनेसिया क्या होता है। मतलब इच्छा मृत्यु अगर है तो आप एक्टिवली अपने आप को नहीं खत्म कर सकते बाई डूइंग समथिंग और बाई इंजेक्टिंग लेथल इंजेक्शंस,
इस तरीके से आप नहीं कर सकते। जो भी आपको सपोर्ट सिस्टम दिया गया है उसको विड्रॉ करेंगे और नेचुरल डेथ को आप फैसिलिटेट करेंगे। उसको आप और ज्यादा तेज नहीं कर सकते कुछ अलग से कोई सब्सटेंस दे करके। तो इस तरीके से हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। और इस जो पहला केस पी रथिनम से लेकर के और कॉमन कॉज तक, ये पूरी एक जर्नी रही है इंडिया में पैसिव यूथेनेसिया की रिकॉग्निशन को लेकर के। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। दोस्तों नमस्कार।